नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ बच्चों की जिंदगी के साथ एक खतरनाक खेल खेला गया। उनकी जिंदगी के बदले एक ऐसी शर्त रखी गई थी जो किसी को भी हिलाकर रख सकती थी। वो शर्त क्या थी और क्यों रखी गई थी, उससे ज्यादा गंभीर ये था कि वो शर्त एक कानूनी फैसले को चुनौती दे रही थी, और वो शर्त और वो फैसला कुछ बच्चों को एक डरावनी हकीकत देने वाला था। रूबी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्यों मेरी मां बनने की कोशिश करती हो? सब कुछ बताना जरूरी है क्या? रूबी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर हूँ तो तुम्हारी माँ। लेकिन आपने मेरे पापा से शादी की है, सब जानती हूँ मैं। कैसे आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया, एंड नाउ यू विल पे फॉर इट। सुबह सुबह क्या हंगामा रखा तुम लोगों ने? हाँ? और तुम कहाँ जा रही हो? सच के स्कूल वाले साइंस एक्सकर्शन पे ले जा रहे हैं। साइंस एक्सकर्शन में जा रही है बॉयफ्रेंड से मिलने के बस लिए? पापा, जब आप रात रात भर बाहर रहते हो तो क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आप कहाँ जाते हो? बस यहाँ तक नहीं आ रही तुझे लेने? नहीं अम्मी, मार्बल रोड तक रिक्शा से ही जाना पड़ेगा। एक्सकर्जन वाले सभी स्टूडेंट्स को 7:30 तक बुलाया। अच्छा, चल मैं तुझे ऑटो तक छोड़ देती हूँ। अम्मी, ऑटो यहीं से मिलती है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। रूबी, ला मैं एक बार तेरे पापा से बात कर लेती हूँ कि हम साइंस एक्सकर्शन पे ही जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या बातें हो रही है रूबी और इशिता? हाय मेगा, कुछ नहीं। तू बता, बाकी लड़कियां भी आने वाली थी ना? 14 गर्ल्स आनी थी ना एक्सकर्शन पे। हाँ ना यार, लेकिन सब लेट लतीफ है। कुछ लड़कियां तो फोन ही नहीं उठा रही। मेरी एकता और नसरीन से बात हुई है, ऑन द वे आती होंगी वो लोग। मुझे मालूम था तू मेरे खिलाफ जाएगी। नसरीन को यहां से भगा कर तूने अच्छा नहीं किया। अब इसकी सजा तू भी भुगतेगी और तेरी बेटी भी। पता है, मुझे तो लग रहा था ना आज मेरी बस छूटी जाएगी। और कोई नहीं आया? क्या हुआ? अरे मम्मी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये देखो टाइम 7:35 हो चुका है। बस एग्जैक्ट 7:30 को चली गई होगी। अरे लेकिन 5 ही मिनट तो लेट हो गए लेकिन हैं। हो गए ना लेट। देख, बस आगे ही कहीं गई रहेगी। तो एक काम कर, तेरी फ्रेंड्स को फोन कर, वो कहाँ है देखते हैं, फिर मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। चलो सभी अपने अपने फोन इसमें डालो। फोन डालो इसमें। फोन निकालो सभी, डालो इसमें। नसरीन, हेलो हेलो नसरीन। क्या हुआ बेटा? आधा चार बनती है। अब दोबारा किसी ने चलाकी की ना तो इससे भी बुरा हाल होगा। फोन निकालो चुपचाप। फोन दो। ये कैसे चला रहा है गाड़ी? गाड़ी चला रहा है, जहाज उड़ा रहा है। थोड़ा धीरे चलाना। क्या तो मुझे जल्दबाजी लगी है?
हेलो। हेलो प्रिंसिपल मैम, मैं एकता की मम्मी बोल रही हूँ। एकता, विच क्लास? 12th A। तो इतने सुबह सुबह आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैडम, एकता और उसके 12th A के स्टूडेंट्स साइंस एक्सकर्शन के लिए जाने वाले थे ना आज। साइंस एक्सकर्शन? ऐसा तो कोई एक्सकर्शन मेरे स्कूल में प्लान ही नहीं हुआ है। ये ले, फोन तोड़ दे सारे। अरे पाना निकाल वहां से, फोन तोड़। अरे जोर से मारना। निवेदिता, तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? मैम, जब मैंने साइंस एक्सकर्शन का परमिशन ही नहीं दिया है तो मुझे कैसे मालूम होगा? और मुझे क्या, वो 12th स्टैंडर्ड ए सेक्शन के क्लास टीचर को भी कुछ नहीं पता है। तो फिर ये एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज किसने किया? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम। वो एकता को भी उस बस में कितने लड़कियां हैं ये पता नहीं है, और जिन गिन चुने लड़कियों के बारे में उसको पता है उन सबका फोन बंद आ रहा है। अभी हम उनके पेरेंट्स को फोन करेंगे, वो तो सब पैनिक हो जाएंगे ना मैम। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैन सर। जैन, क्या बात है गौतम, बड़ी हड़बड़ी में हो? सर अभी कंट्रोल रूम में फोन आया था कि एक हिट एंड रन का केस है। ठीक है, देखो। सर हाँ सोनाली, बोलो। हटो 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 हटो। आइए सर। सर ये है वो डेड बॉडी। क्या हुआ इसके साथ? सर एक विटनेस ने बताया कार ने इसे टक्कर मारी और कार वाला भाग गया। गाड़ी का नंबर किसी ने देखा? नहीं सर, लेकिन विटनेस का कहना है कि ब्लू कलर की सिडैन कार। एमडीएम स्कूल की लड़कियों की जान खतरे में थी। ये सभी लड़कियां 7 नवंबर की सुबह अपने घर से ये कहकर निकली थीं कि वो स्कूल की तरफ से एक साइंस एक्सकर्शन ट्रिप पर जा रही हैं। हैरानी की बात यह थी कि स्कूल की प्रिंसिपल निवेदिता तक को इस एक्सकर्शन ट्रिप के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उस ग्रुप के साथ जाने वाली एक और स्टूडेंट एकता जो कुछ भी कह रही थी उसने स्कूल अथॉरिटीज के होश उड़ा दिए। इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए पुलिस जल्द ही उस जगह पर पहुंची जहां से 7 नवंबर की सुबह 7:30 बजे वो बस एक ऐसे सफर के लिए निकली थी जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही थी। सब मैं सच कह रही हूँ। हमारी क्लास की मॉनिटर ने हम सबको बताया था इस साइंस एक्सकर्शन के बारे में, लेकिन मैं लेट हो गई। और सर, जब मैंने नसरीन को कॉल किया तो उसके रोने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई उसे मार रहा है। नसरीन, हेलो हेलो नसरीन। और फिर सर उसका फोन भी बंद हो गया। सर अभी नसरीन का, रूबी का, 12th A की काफी लड़कियों का फोन नहीं लग रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि आज आपके स्कूल की कोई साइंस एक्सकर्शन थी नहीं, और एकता कह रही है कि इनकी क्लास मॉनिटर ने सभी लड़कियों को यहाँ पर 7:30 बजे आने की इंस्ट्रक्शंस दी थी। क्या नाम बताया तुमने अपनी क्लास मॉनिटर? सर मेघा, उसी ने हम सबको बताया था इस एक्सकर्शन के बारे में। मेघा, कल तो संडे है, फिर अचानक से साइंस एक्सकर्शन कैसे प्लान हो गया? ये तो अच्छी बात है ना, घर पे संडे वैसे ही बोरिंग हो जाता है। और कल का संडे ना बहुत एक्साइटिंग रहेगा। यू नो, ऑल गर्ल्स ट्रिप है ना रूबी? वैसे मेघा, ये एक्सकर्शन पे जाने कहाँ वाले हैं? कल तक इसे सीक्रेट रहने दो। कल सुबह शार्प 7:30 पे मारवे रोड की क्रॉसिंग से पहुंच जाना तुम। सर मेघा ने हमें ये भी नहीं बताया था कि हम यहाँ से जाने कहाँ वाले। अच्छा एकता, टोटल कितने स्टूडेंट जाने वाले थे एक्सकर्शन पर? सर हमारी क्लास में 14 लड़कियां हैं और सभी जाने वाली थी। निवेदिता, बस का कुछ पता चला? नहीं मैम। आप? सर, मैं वसुंधरा कश्यप, एमडीएम स्कूल की को-ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, दिस इज रियली वेरी सीरियस मैटर। प्लीज आप उस बस का पता कीजिए। सर उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि सुबह यहाँ काफी लड़कियां खड़ी हुई थी जिन्हें एक बस पिक करके ले गई। सोनाली। जी सर। उस सीसीटीवी की फुटेज चेक करो, बस उसमें जरूर कैप्चर हुई होगी। सर। निवेदिता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब आपके स्कूल ने आज कोई साइंस एक्सकर्शन प्लान ही नहीं किया था, तो क्लास मॉनिटर मेघा ने बाकी सब लड़कियों को कन्विंस कैसे कर दिया? मेघा, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये सब तेरा कोई प्लान है ना?
तूने हमें फंसाया ना यहाँ पे। ए क्या रे, क्या कुछ भी चल रही है तुम्हारी? क्या कर रहा है तू? कितनी बार बोला तेरे को गाड़ी देख के चला, देख कर चला, समझ नहीं आता तेरे को? ये बस आपके स्कूल की है? नहीं सर, ये बस हमारे स्कूल की नहीं है। अच्छा, इनमें से वो क्लास मॉनिटर मेघा कौन सी है जिसने बाकी सब लड़कियों को आने के लिए कहा था? सर ये मेघा है और ये बाकी लड़कियां 12th के स्टूडेंट्स हैं सर। इसमें मेघा के अलावा 5 लड़कियां हैं और एकता ने बताया था कि 12th A में 14 लड़कियां हैं और सबकी सब जाने वाली हैं। सर आप प्लीज जल्दी से पता कीजिए ना कि ये मैटर क्या है। अच्छा, बाइक पर लड़का कौन? नहीं मालूम है सर। आप हमें इन लड़कियों के नाम, नंबर, एड्रेस दीजिए और क्लास की बाकी लड़कियों की भी जो ट्रिप पर नहीं गई। सुरेश, पता करो मेघा ने बाकी लड़कियों को भी बुलाया था क्या? सर चलिए। सोनाली सर बाइक पर लड़का बस के अपोजिट डायरेक्शन से आया और वापस यू टर्न लेकर बस के पीछे गया। चेक करो इस डायरेक्शन में कोई सीसीटीवी है क्या और इस डायरेक्शन में जो भी पेट्रोलिंग टीम है उसको अपडेट करो। सर देखिए, अनुज को यहाँ से कुछ दूर वल्लभ रोड पे एक ब्लू कलर के सेडान कार ने टक्कर मारी थी। देखने में तो ये हिट एंड रन का केस लग रहा है, लेकिन क्योंकि अनुज सिविल कोर्ट के आदमी थे तो हो सकता है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। क्या आपको किसी पे शक है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा ऐसे कैसे बता सकती हैं कि इतनी सुबह को अनुज उस तरफ क्या करने गए थे? मेरा बेटा रोज सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाता था। रात 1-1 बजे तक कानूनी किताबें पढ़ते रहते हो, सुबह जल्दी उठ जाता है। नींद नहीं पूरी हुई ना तो सेहत बिगड़ जाएगी तेरी। अरे माँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ और वैसे भी इंसान को 4 घंटे की नींद चाहिए होती है बस। इंसान के लिए ना शादी भी जरूरी है। मैं मानती हूँ कि जिस लड़की से तू शादी करना चाह रहा था उससे तेरी शादी नहीं हुई, मगर अब क्या पूरी जिंदगी बिना शादी के गुजार देगा? अरे मेरी प्यारी माँ, अब मेरी शादी करने की उम्र नहीं रही और तुम बेकार में टेंशन लेती हो। हमेशा माँ को बहला देता है। जा महेश, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन हमें कैसे भी करके उस ब्लू कार को ढूंढना होगा। सर हाँ, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना। सर मैंने पता किया है, क्लास की बाकी की 7 लड़कियां स्टोर के लिए निकली नहीं थी, लेकिन सर मेघा ने उन्हें भी आने के लिए बोला था। सर 1.5 घंटा पहले लिंक रोड पर एक ट्रैफिक हवलदार ने एक बस के बारे में रिपोर्ट किया जिसके सारे पर्दे लगे हुए थे। सर उसने उस बस को फॉलो भी किया पर वो बस काफ़ी तेज़ी से निकल गई और सर उसके थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम में एक आदमी का कॉल आया। उसने बताया कि उसने आरे रोड पर एक बस को देखा था जिसमें से गोली चलने की आवाज़ आई। सर दोनों ही केसेस में बस का डिस्क्रिप्शन एक जैसा है, वाइट कलर की ट्रैवलर बस, और जिस बस में लड़कियां बैठकर गई थी वो भी वाइट कलर की थी। वो ये तो वही बस है, पर इस बस को यहाँ क्यों रोका गया होगा?
क्लास मॉनिटर जिसने बाकी लड़कियों को एक्सकर्शन पे बुलाया था। वो भी स्कूल की बिना जानकारी के, और अब इस मेघा का ही मर्डर कर दिया गया। चल 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 अंदर चल जल्दी, ले जा सबको अंदर चल। क्या देख के रहा है, बिठाना सबको, चल बैठ, चल 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 बैठ, बैठ नीचे। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप। कुछ ही दिन पहले इंटेलिजेंस ने कुछ टेररिस्ट के शहर में छुपे होने की इंफॉर्मेशन पास आउट की थी। सर, जिस तरह खुलेआम चलती सड़क पर गोली चलाई गई, कहीं ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं? किसी भी पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं एटीटी को इसकी जानकारी देता हूँ, तब तक तुम पता करो ये बस किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और स्कूल की प्रिंसिपल निवेदिता और एमडी वसुंधरा, इन दोनों को बुलाओ। सर। और हाँ, मीडिया को इसकी तनिक भी भनक नहीं लगनी चाहिए। राइट सर। सर, ये तो वैसी ब्लू कलर की सेडान कार है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अनुज के घर के बाहर खड़ी है गाड़ी, ऐसा लग रहा है कि अनुज के घर से बाहर निकलने का वेट किया जा रहा था और फिर पर्पसली इसका पीछा किया जा रहा है। पता करो ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है। सर, अभिमन्यु, उस बस में तुम्हें कोई ऐसा क्लू मिला जिससे तुम्हें लगता है कि ये मामला टेररिस्ट से जुड़ा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। उन शूटर्स के चेहरे किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुए? नहीं सर, लेकिन एक बाइकर है जो बस को फॉलो कर रहा था। मारवे रोड के आगे जो क्रॉसिंग है उसके सीसीटीवी में बाइक और बस दोनों कैप्चर हुए। उस फुटेज में बाइक का नंबर विजिबल है। बस के साथ साथ हम ये भी मालूम कर रहे हैं कि बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यही ना कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारी क्या गलती थी? बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी बदकिस्मती है और इन दोनों की किस्मत। मैं तो एक दरिया हूं। इस वारदात का असल मंसूबा पुलिस की सोच से भी परे था, लेकिन उनका यह अंदाजा कि यह कोई आतंकवादी हमला था, क्या यह अंदाजा सही था, या यह मामला बंधक बनाई गई उन स्टूडेंट्स में से किसी एक का निजी मामला था, या फिर यह मामला मेघा के किसी राज से जुड़ा था जिसने इन सभी लड़कियों को एक साथ जोड़ा था? क्या मेघा का मर्डर उसके इस राज पर पर्दा डालने की कोई कोशिश थी? सवाल कई थे, लेकिन फिलहाल पुलिस को सिर्फ एक का जवाब मिला था। वो बस जिसमें लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था, वो एक ट्रैवल एजेंसी को बिलोंग करती थी। मैडम, यही है वो अजिंक्य जिसने वो बस बुक करवाई थी। इस बस के साथ तुम्हारा कोई ड्राइवर गया होगा? हाँ मैडम, गया था ना, गणपत नाम है उसका। ये सीसीटीवी फॉरवर्ड करो हमें और कॉल लगाओ उस गणपत को। हाँ मैडम, उसका फोन बंद आ रहा है। सर, ये तो अजिंक्य है, इसने बस बुक किया था। हाँ, लेकिन आप इस अजिंक्य को जानते कैसे? सर, अजिंक्य हमारे स्कूल में लैब असिस्टेंट है। इसका ऐसा करने के पीछे क्या मकसद होगा? हमें कुछ आइडिया नहीं है सर। अच्छा, ये रहता कहाँ है? अरे इतना भी क्या सोच रहा है तू? सब तेरी तो है, कौन सी पसंद है उठा ले। मुझे तो ये जख्मी बिल्ली पसंद है। ये प्रिंसिपल मैम का फोन मुझे क्यों आ रहा है? सर, अजिंक्य फोन नहीं उठा रहा है सर। लेकिन हम श्योर हैं वो घर के अंदर ही है। हमारे कांस्टेबल ने कंफर्म किया है, घर का दरवाजा अंदर से बंद है। लड़कियां भी घर के अंदर ही हैं, उनकी चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अजिंक्य लड़कियों को अपने घर ही क्यों लेकर आया। यार तू गिर गया हुआ है।
सैटरडे बार गेम चालू कर अपना कर। हेलो रूबी, हेलो। एड्रेस भेजो, बैकअप टीम चाहिए इमीडिएटली। हेलो हेलो एकता, वो मैं रूबी की माँ बोल रही हूँ। रूबी का फ़ोन आया था मुझे, लेकिन उसका फ़ोन कट हो गया। मैं वापस से कॉल लगा रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम मेरी रूबी से बात करवाओगी क्या? पर आंटी मेरी तो बस मिस हो गई थी। आपको प्रिंसिपल मैम ने कुछ बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? अरे साहब हमको क्यों लेके जा रहे हैं? सर वो बाइक वाला लड़का दानिश जो बस का पीछा कर रहा था, हाँ सर उसे अरेस्ट कर लिया है। मैंने अजिंक्य और दानिश की फोटोग्राफ एटीटी को भी भेजी, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं आया कि इनका संबंध एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है। एक काम करो, कुत्तो दानिश को पता करो, दानिश का अजिंक्य से कोई कनेक्शन है क्या? अगर है तो मकसद पता करो। ओके जी सर। मैडम क्या हुआ? अजिंक्य गोडमोले, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल निवेदिता देशमुख बोल रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम इस वक्त अंदर हो। पीछे चल, सभी पीछे, वरना बच्चे को गोली मार दूंगा। पीछे। वाह प्रिंसिपल मैडम, आप भी पहुंच गई पुलिस के साथ। अजिंक्य, ये क्या हो रहा है? गोली क्यों चली थी? मैडम ये खेल अभी बहुत लंबा चलेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? बर्गर। क्या? 10 बर्गर चाहिए अभी के अभी, वरना सभी बच्चों को गोली मार दूंगा। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। मैं किसी अजिंक्य को नहीं जानता और बस हाईजैकिंग में भी मेरा कुछ रोल नहीं था मैडम। तो उस बस का पीछा क्यों कर रहा था? मैं बस का पीछा थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो नसरीन का पीछा कर रहा था। नसरीन वो एमडीएम स्कूल की स्टूडेंट? कहाँ जा रही है? आपको मतलब? नसरीन अदब से बात कर, तेरा होने वाला शोरूम है। मुझसे निकाह करने के सपने देखना आप बंद कर दो। अच्छा चल घर चलते को अब्बू के सामने ही सुधारता हूँ, आजा। नसरीन मैडम ये हमारा निजी मसला है, लेकिन इसका उस हाईजैकिंग से कुछ ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं। तेरे सारे निजी मसले अब अच्छे से सुलझाएंगे हम। मैंने सब तो बता दिया मैडम आपको। जल्दी चाहिए भैया, थोड़ा जल्दी चलिए। मैंने तय कर लिया, नसरीन का निकाह होकर सिर्फ 16 साल की है ये, पढ़ने लिखने की उम्र में आप इसका निकाह कराना चाहते हैं? अच्छा, इसके बालों का रंग और कपड़ों का ढंग देख के लगता तो नहीं कि इसका पढ़ाई लिखाई में दिल लग रहा है। आज से इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। लेकिन आप ऐसे कैसे? जबान लड़ाएगी तुम मुझसे? जबान लड़ाएगी? आज देखता हूँ कैसे पढ़ाई करती है, देखता हूँ कैसे पढ़ाई करती है। नहीं। हट! हट! नसरीन बेटा, ले, जल के खाक हो गए तेरी बेटी के सपने। अब इसके निकाह की तैयारी कर, वरना तुम दोनों भी जल के खाक हो जाओगे। तेरी नसरीन से अपने बेटे का निकाह करा के तेरे मरे हुए शौहर की जायदाद पर अपने बेटे का हक कायम करवाना चाहते ना, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत बुरा हो जाएगा तबस्सुम, कहर आ जाएगा, कहर। घर को तो चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन अगर हमने जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो लड़कियों की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। सुरेश, वो विंडो देख रहे हैं? क्या सर? टेरेस में से किसी भी तरह से उस विंडो पर कैमरा लगाओ ताकि हमें अंदर की एग्जैक्टली सिचुएशन पता चले। साफ। क्या जी, क्या भाई मुंह झूठा करवा के भूख बढ़ा दिया आपने। गोश्त कब खिलाओगे? अपने हिस्से की भूख अभी और बढ़ा ले, तब तक हम चोर पुलिस खेलें। चल जा। क्यों नहीं खेल? हाँ? देखो कितनी पुलिस है बाहर। हाँ
बोलो। सर वो दानिश कुछ उगल नहीं रहा है सर। सरप्राइजिंग ये है कि वो नसरीन को अपनी मंगेतर बता रहा है। तो माइनर लड़की उसको मंगेतर? हाँ सर, मेरी नसरीन की अम्मी से भी बात हुई, लेकिन सर वो इस रिश्ते के खिलाफ थी। सर वो दानिश का बाप इफ्तिखार, उसका कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ उसको। कैमरा लग गया। मैडम मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलिए प्लीज। देखिए तबस्सुम जी, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। नहीं मैडम, आप मेरी हालत नहीं समझ सकती। मुझे बस उस जगह ले चलिए जहाँ मेरी बच्ची है। मैं खुद बचा दूंगी उसे। तबस्सुम जी, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा सकती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर आने की। आपको बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं रूबी की माँ हूँ। मेरी बेटी मिली क्या आपको? कहाँ है वो? अजिंक्य के साथ 2 लोग अंदर और भी हैं, उनमें से एक ही है, पहचानते हो? सर ये तो निखिल है, हमारे स्कूल का कंप्यूटर टीचर है ये। आपके स्कूल का कंप्यूटर टीचर? हाँ। आपके स्कूल के लैब असिस्टेंट के साथ आपके स्कूल का कंप्यूटर टीचर भी मिला हुआ है। अभी आप यही कहेंगे कि आपके स्कूल का अंदरूनी मामला नहीं? सर वी ऑल आर शॉक्ड। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है सर। ये तीसरा आदमी कौन है? सर इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है, मैं सही से नहीं बोल सकती ये कौन है सर। सर ये देखिए, कपड़े निकाल, कपड़े निकाल, कपड़े निकाल, कपड़े निकाल, वरना उस लड़की की तरह गोली मार दूंगा तुम दोनों की भी, समझी? इंस्पेक्टर, बहुत शौक है ना तुझे भी देखने का? आप लाइव देख। कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ, क्विक, विंडो से कैमरा हटाओ। देखो हमने कैमरा हटा लिया है, प्लीज बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इंस्पेक्टर, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। अजिंक्य का मकसद तो आप लोग गैस नहीं कर पाए। अब आपके स्कूल के कंप्यूटर टीचर निखिल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सर मैं उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानती नहीं सर। वो सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही हमारे स्कूल ज्वाइन किया। What? सिर्फ 3 हफ्ते पहले? यानी मिड टर्म में ही आपने उसको ज्वाइनिंग दे दी? सर वो क्या हुआ, हमारा जो ओल्ड कंप्यूटर टीचर है उसने अचानक से जॉब छोड़ दिया, हमें बताया भी नहीं। और निखिल का जो रेज्यूमे था वो मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आपका जो क्वालिफिकेशन है इस जॉब के लिए सूटेबल है, बट मेरा एक क्वेश्चन है, इंदौर के इतने रेप्यूटेड स्कूल में आप कंप्यूटर टीचर थे, तो उस जॉब को छोड़ा क्यों? मैम मैं वो जॉब कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की किडनी फेल हुई और उनका ट्रीटमेंट यहाँ मुंबई में चल रहा, तो इसलिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। और जो सैलरी पैकेज मैंने उसको ऑफर की उसने उसमें तुरंत मान लिया। 3 हफ्ते पहले आपके ओल्ड कंप्यूटर टीचर ने जॉब छोड़ी, उसकी जगह पर आपने निखिल को रख लिया और 3 हफ्ते के अंदर ही निखिल ये कांड कर देता है। हो क्या रहा है ये? निखिल अजिंक्य को पहले से जानता था? सर ऐसा तो नहीं लगता है सर, उन दोनों का प्रोफाइल तो बहुत ही अलग है, तो हमें तो कभी लगा नहीं कि वो एक दूसरे को जान सकते। हमें निखिल की डिटेल्स दीजिए। जी सर। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। जी सर। मेरी बेटी को कुछ पता लगा? तू चाहता है मैं तेरी बेटी की सिफारिश करूं, जबकि तू मेरी बेटी की जिंदगी खाक करना चाहता था। ये तेरी और तेरी बेटी की करतूत है ना। देख तबस्सुम, तमाशा मत कर, पहले तेरी बेटी वजह से मेरा बेटा अंदर जा चुका है। देख मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया था। मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहता था ना। सब गिरफ्तार कर लो इसे, दानिश इसी का बेटा है। सब मेरी बहन सब मेरे बेटे को मैंने कुछ नहीं किया था। हमारी बेटी हमारी बच्ची हमारी बच्चियाँ कहाँ है? हमारी बच्चियाँ कहाँ है? हमारी बच्चियाँ कहाँ है? सर एक इन्फॉर्मेशन मिली, वो गाड़ी उसने अजिंक्य को बेची थी, उसके पास डिलीवरी नोट भी है, लेकिन अभी तक गाड़ी के पेपर अजिंक्य के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए। तो अजिंक्य का अनुज सक्सेना के मर्डर में भी हाथ? निखिल, तूने तो बोला था कुछ ही घंटों में ये काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम ये शहर से बाहर निकल जाएंगे। शाम होने को है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? आगे का प्लान? अरे उस बस में मर्डर करना ही नहीं चाहिए था, ना वो बस छोड़ना पड़ता और ना यहाँ फंसते। इस चक्कर में गोश्त खाने ही नहीं मिला। अरे तुम लोग अभी मेरा प्लान समझे नहीं। अब मैं कुछ ऐसा धमाका करूंगा ना
कि पुलिस खुद हमें बाहर का रास्ता दिखाएगी। अरे रुक जाइए, आप अंदर कहाँ जा रही सर ये सरोजनी कश्यप नहीं और शी इज द ओनर ऑफ द स्कूल एंड मेरी माँ और वो सचिन कचदेवा जी स्कूल के ट्रस्टी हैं। हेलो निखिल, अजिंक्य, मैं वसुंधरा कश्यप, हमारे स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे मैडम, हमारे तो ऐसे बोल रही है जैसे हमारा हिस्सा हो उसमें। हाँ, तुम्हारी क्या मांगे हैं? कितना पैसा चाहिए तुमको? अरे पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो तुम? सच सुनना चाहता हूं मैं। इस झूठ भरी दुनिया में सब लोग झूठ बोलते हैं। आज मैं तुम लोगों से वो सच उगलवाना चाहता हूं जो तुम लोगों ने दुनिया से छुपाया है। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, एक एक करके अपने गुनाह कबूल करो, वरना मैं एक एक करके इन लड़कियों को मारना शुरू कर दूंगा। 1 नहीं, रुको, जो तुम बोलोगे हम सब वो करेंगे, बस प्लीज गोली मत चलाना। तो इस स्कूल से जुड़े हुए सारे लोग अपना गुनाह कबूल करना शुरू कर दो। निखिल भाई, मैं सचिन सचदेवा, मैंने एक बार अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार लिया था, लेकिन मैंने आज तक उसको वापस नहीं किए। चुप सच के देवा, ये कॉफी शो चल रहा है क्या? गुनाह समझ में नहीं आता? मर्डर, लूट, रेप, मैं करके बताऊं गुनाह? निखिल, बच्ची को नुकसान मत पहुंचाना। देखो तुम्हारी सारी बातें मानी जाएंगी, अगर किसी भी लड़की को नुकसान पहुंचाया तो देखना अंजाम बहुत। अरे इंस्पेक्टर, मैं अपना अंजाम भुगत के आया हूं। इन लोगों को बोल कि शिद्दत से अपना गुनाह कबूल करें। ताला तोड़, लाइट ऑन करो, तलाशी लो एक एक चीज की। दो फ्रिज। निखिल जैन, तू सबके गुनाह कबूल करवा रहा है ना? तेरे 2 गुनाह मेरे पास भी हैं। 3 महीने पहले तेरी माँ गायब हो गई थी, पता है कहाँ है तेरी माँ? तूने खुद अपनी माँ को मार डाला। 3 हफ्ते पहले तुझे कंप्यूटर टीचर की जॉब मिली थी, वो इसलिए क्योंकि तूने पिछले कंप्यूटर टीचर को मार डाला। अरे वाह इंस्पेक्टर, आखिर मेरे घर भी पहुंच ही गए। हाँ, और रेफ्रिजरेटर भी चेक कर लिया, लेकिन मेरे कलेजे के अंदर जो ठंड जमी पड़ी है वो नहीं जानना चाहोगे? देखो निखिल, हम तुम्हारी सफाई सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन बच्चियों को छोड़ दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सजा से बचाने के लिए। अरे नहीं चाहिए तेरी भीख, लेकिन मैं अपना दान पुण्य जरूर पूरा करूंगा। अब तक तो तुम सुना रहे थे ना, अब देख, अब अजिंक्य अपनी कहानी सुनाएगा। क्या है? आज कोई भी बिना गुनाह कबूल किए नहीं मरेगा। चल अपना गुनाह कबूल कर, चल चल चल, बता, सच बता, चल बोल। मैंने स्कूल की माइनर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। पर सर, मैं बाकी स्टूडेंट्स को झूठ नहीं बोल सकती। देखो मेगा, क्या फर्क पड़ता है, तुम और मैं तो साथ में है ही ना, बाकी सब भी घूम लेंगे। पर सर, मेघा जैसा कह रहा हूं ना वैसा करो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं। ये लेकर आएगी ना सारी लड़कियों को? हाँ निखिल ले आएगी। निखिल मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों कर रहे हो ये सब? देख, जितना बोल रहा हूँ उतना कर, वरना तेरा और मेघा का वीडियो है मेरे पास। अजिंक्य बहुत बड़ा कमीना इंस्पेक्टर, लेकिन यहां एक भेड़िया और भी है, वीरेंद्र दास। प्रिंसिपल वीरेंद्र दास तो याद है ना? चल चल, वीरेंद्र दास इसी स्कूल का पुराना बस ड्राइवर, इसको जाना था जेल, लेकिन स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए इसके गुनाह सारे माफ कर दिए गए। चल बोल। मैं एक स्कूल की बच्ची के साथ गलत काम किया करता था। पैसे और बच्चों के लालच में ये मेरे साथ आया। अंदर 3 लोग थे, एक को गोली लगी थी, बचे 2, दोनों आपस में इंगेज है। सही मौका है। अजिंक्य, मैं भी एक कन्फेस करना चाहता हूँ।
मैंने तुझे गन तो दी लेकिन उसमें गोली नहीं है यार। निखिल, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सरोकार किससे है? किसके गुनाहों की सजा तुम इन बच्चों को दे रहे हो? आज से 18 साल पहले आज ही की तारीख को किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया था। वो अपना गुनाह कबूल करेगा या मैं एक और जान ले लूं? अपना गुनाह कबूल करो वरना अभी भी 5 जाने बाकी है। 1 2 नहीं विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम निखिल नहीं हो, विक्रांत हो। विक्रांत को तो तूने 18 साल पहले ही मार दिया था वसुंधरा, और तुम्हारे उस गुनाह में अनु सक्सेना भी शामिल था। अनुज, वसुंधरा, मैं अभी तुम दोनों की प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन करता हूँ। रुक जा। भूल गए तू? प्रिंसिपल मेरी मॉम है, समझा? शिकायत तो मैं तेरी करूंगी। तूने मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत की? मैम, वसुंधरा झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठा तो ये है। यस मैम, ये सच बोल रही है, झूठ तो ये बोल रहा है। अगर मैं वहां नहीं होता तो पता नहीं है वसुंधरा के साथ क्या करता। अनुज भी झूठ बोल रहा है। मैंने पिछली बार भी तुझे स्कूल में फिल्म देखते हुए पकड़ा था, तभी मैंने तुम्हें सिर्फ वार्निंग दी थी, लेकिन अब मैं पुलिस में जाऊंगी। उस सजा ने उस विक्रांत को तभी मार दिया था। जुवेनाइल कोर्ट ने भी मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, मेरे खिलाफ एक झूठा फैसला सुना दिया, और सजा के बाद मुझे एक झूठा नाम दे दिया, निखिल, और बोला कि अपनी नई जिंदगी शुरू करो। अरे कैसे करता? मेरी माँ ने भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। विक्रांत, तुम मोहल्ले की बच्चियों को चॉकलेट क्यों बांट रहा था? क्या हो गया माँ तुझे? अच्छे लगते मुझे वो बच्चे। तेरी रग रग अच्छे से जानती हूँ मैं, एक बार पहले भी तू मेरा मुंह काला करवा चुका है। अगर अब किसी कुछ किया है ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही सजा हो गई तुझे, हैं? रेपिस्ट कहीं का। अरे मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। बच्चों पे चिल्लाता है, देखो मार के ऊपर। रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाया, और इसीलिए अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में भी गुनहगार बन गया। अजिंक्य, वीरेंद्र, वसुंधरा, ये सब लोग गुनहगार हैं। सब लोगों ने अपना गुनाह छुपाया है। अरे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, बस इसीलिए मैंने ठान लिया कि सबका गुनाह सबके सामने लेकर आऊंगा, और इसीलिए मैंने तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी ली, उस पुराने टीचर से दोस्ती की, और एक दिन मौका मिलते उसको भी मार दिया। वसुंधरा कश्यप, आज से 18 साल पहले जिस अनु सक्सेना के साथ मिलकर तूने मुझे सजा दिलाई थी, अरे सजा तो उसने तुझे दी है। अरे बोलती है या चलाओ गोली? हाँ, अनुज ने मुझे धोखा दिया था। रुक मत। अनुज ने मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, तब मैं माइनर थी, पर मैंने फिर भी अपनी बच्ची को जन्म दिया। दुनिया की नजर से उसको दूर रखा। और तेरी बेटी तेरे स्कूल में 12th ए की स्टूडेंट है ना? बहुत महान काम किया तूने वसुंधरा कश्यप। अब मुझे नहीं पता कि तुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन अनु सक्सेना से तेरा बदला मैंने ले लिया है। आज सुबह ही उसका काम तमाम कर दिया है। अब बदले की बारी मेरी है। अब तेरी रेप चाइल्ड तुझे यह बताएगी कि रेप होता क्या है।
घंटे तक चली इस वारदात में पुलिस के 2 सिपाही शहीद हो गए। लैब असिस्टेंट अजिंक्य और बस ड्राइवर बीरेन निखिल और विक्रांत के हाथों मारे गए, लेकिन निखिल पर वार करना पुलिस की मजबूरी बन गई थी। इलाज के बाद निखिल भी रिकवर हो गया, लेकिन वो लगातार यही दावा करता रहा कि 18 साल पहले उसके खिलाफ सुनाया गया वो फैसला एक गलत फैसला था, लेकिन इससे उसके द्वारा किए गए निर्मम अपराध सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर वसुंधरा ने निखिल पर झूठा रेप चार्ज लगाया था तो उसकी बेटी इशिता और बाकी माइनर लड़कियों के साथ निखिल ने जो ज्यादती की उसे भी किसी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर निखिल बेकसूर था तो उसकी मां ने कभी उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। हालांकि निखिल स्कूल में फिल्म देखते हुए पकड़ा गया था। उस उम्र में काफी बच्चे इस तरह की भूल कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिना सोचे समझे उन पर इतना संगीन जुर्म मढ़ दिया जाए। अगर निखिल की मां ने उस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की कोशिश की होती तो शायद निखिल उस हताशा में ना तो अपनी मां की हत्या करता और ना ही इस तरह की वारदात को अंजाम देता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। महाराज जी, माता हसमुखी ने आपको अपने आश्रम मिलने के लिए बुलाया है। वो चाहती है कि आप उनके भजन गाएं। पागल हो गया क्या तू? मैं क्यों जाऊं उसके पास? उसे कहो अगर मुझसे गवाना है तो वो आए यहाँ मेरे पास। महाराज जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन उनकी लाखों श्रद्धालु है, पता नहीं वो यहाँ आएंगे या नहीं। अरे मेरे श्रद्धालु कितने हैं जानता है ना तू? करोड़ों में है। उसे आना है तो आए, नहीं तो जाए किसी भी आलतू फालतू भजन गाय के पास। रुक्मिणी, मेरे फ्रूट्स कहाँ हैं? जब भूख मर जाएगी तब लाओगे क्या? ये फ्रिज से निकाल के रखी थी ताकि आपके गले को ना लगे। क्या है? कैसी प्लेट है ये? पीतल के बर्तन कहाँ है? और ये ऐसे है, ये पूरा का पूरा फल खाऊंगा मैं। काट के देना चाहिए ना। तू खा पाएगी? दिखा मुझे, वो खोल दिखा के दिखा। महाराज जी लाइए, मैं इन्हें काट के पीतल के बर्तन में लेके आता हूँ। आओ सुनाऊं कथा वेद पुराण की, ये कथा है भक्त और भगवान की। जय हो, जय हो। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। महाराज जी, आज तो कमाल हो गया। गाने की फीस तो 50,000 मिली ही, साथ में लोगों ने आपको 50,000 के नोटों की मालाएं भी पहना दी। ऊपर से जो नोट उड़ाए गए वो तो गिनना अभी बाकी है। विनोद, मेरे गले में माँ सरस्वती का वास है, लेकिन ये मेरी फैमिली है जो मुझे नीचा करती। तो वेट, मैं देखती हूँ। आदित्य कहाँ है? मेरे प्रशंसक ने भेजा है, फैन ने, ये वीडियो किसी लड़की के साथ पार्क में बैठा किसी लड़ा रहा था, और ऐसे में मेरी क्या इज्जत रह जाइए? पापा, मैं श्रेया से प्यार करता हूँ। चुप! नहीं राजीव, महाराज, आज के बाद मुझे ये जरा भी घर से बाहर आता जाता दिखे, इसकी तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, साथ में तुझे भी मारूंगा। देख, ये प्रेगनेंसी की हालत में बाहर खड़ी क्या कर रही है? तुझे बोला था ना मैंने, तेरे पेट में ईश्वर पल रहा है, तो पैदा होते ही कोई चमत्कार कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास। चल तू अंदर जा। जी। केशव महाराज एक प्रचलित भजन गायक थे। लोग उनकी गायकी से इतने प्रभावित थे कि समय के साथ साथ उन्हें भगवान स्वरूप समझने लगे। लेकिन भगवान के गीत गाते गाते उनका अहंकार हुंकार भरने लगा और वो अपने आप को समझने लगे आज का भगवान। माँ, मैं श्रेया से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, और अच्छे घर की है, पढ़ी लिखी है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? माँ,
एक बार पापा से बात करके तो देखो, कम से कम आप लोग एक बार मिल तो लो प्लीज। मैं देखती हूँ। एक मिनट, तू क्यों आ गई दरवाजा खोलने के लिए? मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तक ये पैदा नहीं हो जाता इसे दुनिया की नजरों से बचा के रखना है। चल अंदर। मर गई थी तू? तेरे शर्मा क्यों नहीं है तू? इतने साल हो गए शादी को। चल 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 मुझे। सुनो, एक बार आदित्य के दोस्त से मिल तो लो ना। वो दिखने में भी अच्छे और अच्छे परिवार से भी है। तू भी कम नहीं है, अच्छी तरह जानती है महाराज से कब कैसी और क्या डिमांड करनी चाहिए। कल बुलाओ लड़की को। हाय। अरे बेटा आ गई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आ जाओ। महाराज जी, श्रेया। What rubbish? You call him महाराज जी? आदित्य ये दुनिया के लिए महाराज जी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा है वो। देखो देखो, ये संस्कार है, तुम नहीं समझ पाओगे। बैठो उधर नीचे। अच्छा, मैंने सुना तुम्हारी उम्र 25 साल की है। तुम्हें पता है ना, आदित्य 20 साल का है। लड़की का 5 साल बड़ा होना, इसका मतलब क्या है? उसके उंगलियों के इशारों पर नाचना। हाँ, अगर लड़की की उम्र 5 साल छोटी हो तो शादी कराई जा सकती है। अंकल जी प्लीज बुरा मत मानना, पर आपकी बातों से पता है मुझे क्या लगता है कि आप औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। चुप! जब मैं बोलता हूँ ना तो सब सुनते हैं। और दूसरा बात, हमारे घर में शादी से पहले प्रेम संबंध, और वो भी पब्लिकली, बिल्कुल नहीं चलता। आपको पता है क्या, आप ना फादर से ज्यादा डिक्टेटर लगते हो मुझे। और अब पता नहीं कौन सी एज की बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और रही बात आदित्य की, वो एक एडल्ट है, उसकी लाइफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसे नहीं सिखाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आदित्य, इन्हें कुछ बोलो। What? Really आदित्य, तुम अपने पापा से डरते हो? Look आदित्य, मैं एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। I can't tolerate this nonsense, okay? हटो। महाराज जी, श्रेया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है। महाराज जी, वो फोन पर है। महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे मिलके माफी मांगना चाहती हूँ। आज शाम को आ जाओ। मैडम, आराध्या दीदी। सब मैंने फोन किया था, मैं कब से घंटी बजा रही थी, कोई खोल नहीं रहा था। ये देखो। मिश्रा, दरवाजा खोलो अंदर से। सर। सर। एक काम करो थामिनी, आप लोग पूरे घर की तलाशी लो। सब
सर ये तो भजन सम्राट केशव महाराज है। जानता हूँ। पेट पे स्टैब किया गया है, गला काटा गया और उस औरत का भी गला काटा गया। ब्रूटल मर्डर से सर। मिश्रा, मुझे लगता है ये औरत इनकी वाइफ, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। सर, ये इनकी बीवी है। मर्डर वेपन शायद ये मिसिंग तलवार ही है। एक काम करो मिश्रा, ये तलवार भी फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर अंदर लॉकर खाली है, पूरी ज्वेलरी गायब है सर, और अंदर 2 पैक्ड बैग्स मिले हैं। पैक्ड बैग्स? यस सर। इधर आओ। जी सर। घर में इन दोनों के अलावा और कौन कौन रहते हैं? आदित्य भैया और आराध्या दीदी, दोनों भाई बहन हैं। घर से बाहर कोई जाने वाला था? वो तो मुझे नहीं पता सर। 2 पैक्ड बैग्स मिले हैं अंदर। वो नहीं मालूम। तुम यहाँ रोज काम पे आती हो? जी साहब, सुबह शाम। पिछले 2-3 दिनों में तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया कि घर में कोई तनाव भरा माहौल हो या आपस में कोई कहा सुनी हुई हो? नहीं साहब, महाराज जी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। सर यहाँ आइए। ये देखिए सर। घर में तो 4 लोग रहते हैं मिश्रा, प्लेटें 5 हैं, यानी कोई 5वां शख्स था जो बाहर से आया था। सर ये भी तो मुमकिन है कि 4 लोगों ने 5 प्लेट्स में कुछ खाया हो। सिंह, ये सारी प्लेट्स फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर। तुम्हारे पास फैमिली में से किस किस का कॉन्टैक्ट नंबर है? रुक्मिनी मैडम और आराध्या दीदी का। मिश्रा, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इनके कॉल रिकॉर्ड्स में से बाकी फैमिली मेंबर्स के भी कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। सर इस केशव महाराज का नंबर तो इंटरनेट पे भी अवेलेबल। तुम इनके अलावा इनके किसी रिश्तेदार को भी जानते हो? जी साहब, रुक्मिनी मैडम का एक भाई है सुनील। सुनील इलेक्ट्रॉनिक उनका एक दुकान है, गोदाम भी है उनका। ये सुनील इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्टैक्ट नंबर इंटरनेट से निकालो और इसे थाने पूछताछ के लिए बुलाओ। सर। दामिनी, सर इनसे बाकी की डिटेल ले लो। सर तुम आओ मेरे साथ। जी मैडम। सर ये भाई बहन मिसिंग। मुझे लगता है इन दोनों ने ही अपने माँ बाप का मर्डर किया है। हो सकता है घर में कोई अनबन हुई, भाई ने माँ और बाप को मार दिया, पैसे और जेवर लेकर बहन के साथ फरार हो गए। मिश्रा, भाई बहन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। लोकल ज्वेलर्स को इंटीमेट करो, शायद कोई क्लू मिले। सर। सर केशव महाराज और उसके फैमिली मेंबर्स के फोन नंबर्स मिल गए, लेकिन फिलहाल 4 नंबर्स बंद है। उन्हें सर्विलांस पे डालो। सर केशव महाराज के घर से जांच पड़ताल के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, उसमें नोटरी के पेपर्स मिले। ये तो कैंसिलेशन ऑफ डीड है। इसके मुताबिक केशव महाराज ने अपनी 3 दुकानें अपने ब्रदर इन लॉ सुनील शर्मा को चलाने के लिए दी थी, जिन्हें वो इमीडिएटली वापस लेना चाहता था। सर केशव महाराज और उसकी बीवी रुक्मिणी की मर्डर का मोटिव ये हो सकता है। सर मैंने केशव महाराज के साले सुनील शर्मा को बुलाया, वो बाहर बैठा है। सर ये कैसे और क्या हो गया सर? हाँ? ये तो आप हमें बताएंगे कि क्या हो गया। सर आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अरे मेरे जीजा जी के बहुत बड़े एहसान है मुझ पर। गांव से मुझे बुला लिया उनका बिजनेस संभालने के लिए। वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो पैसा नहीं दे पा रहा था उन्हें। सर धंधा बहुत मंदा चल रहा था, इसलिए वो मुझसे गोल्ड डाउन भी ले रहे थे वापस। लेकिन हमें जो पता लगा है, केशव महाराज जी की ये कैंसिलेशन डीड है, जिसके मुताबिक वो अपने 3 गोडाउन जिन्हें तुम खरीदना चाहते थे वो तुम्हें बेचने को तैयार नहीं थे, इमीडिएटली वापस लेना चाह रहे थे। अच्छा, तो तू चाहता है ये दुकान और गोडाउन में तुझे बेच दूं? हाँ, और तू धीरे धीरे करके इसके पैसे चुका देगा। तेरे माथे पे क्या लिखा है? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देखिए आपने जब दुकान और गोडाउन दिए थे तब तो वो खाली थे, मैंने धंधा जमाया। और वैसे भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, आप अपने भजन कीर्तन का जो बिजनेस खोला है वो चलाते रहिए। आपने जिस भाव में दुकान और गोडाउन खरीदे उसी भाव में मैं खरीदूंगा। जीजा जी रोकड़ा दूंगा, रोकड़ा।
लौट और निकल यहाँ से, और आगे की सारी बातें मेरा वकील करेगा अब तेरे साथ। तुम्हें उन्होंने बेचा नहीं, इसलिए शायद तुमने उनका कत्ल कर दिया। अरे नहीं सर, मेरी बहन का घर है, मैं उसका घर उजाड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। क्या बोल रहे हो सर? और मुझे देख के आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा? हमें क्या लगता है क्या नहीं, इस बात को छोड़िए। ये बताइए कि आपके दोनों भांजा और भांजी आदित्य और आराध्या इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ छुपाया हुआ है उनको इस वक्त? छुपाया? अरे भांजी तो अजमेर में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन हमें पता चला है कि वो यहीं थी, अजमेर में नहीं। क्या? हाँ, मेट से हमें पता लगा है कि वारदात की रात रुक्मणी पुजारी और आराध्या सूट केसेस पैक करके कहीं जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? सर जाने वाले थे? सर मुझे जितना पता है भांजी अजमेर में कॉलेज में पढ़ती है, और दीदी ने कभी बताया नहीं वो कहाँ जाने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों बच्चे आदित्य और आराध्या क्या अपने माँ बाप का कत्ल कर सकते हैं? अरे भांजी का तो पता नहीं सर, पर ये आदित्य है ना बहुत इनोसेंट है। हाँ, जीजाजी से नाराज जरूर था। जब वो भजन नहीं ठीक तरीके से गाता था तो जीजाजी बहुत टॉर्चर करते थे उसे। कितनी बार बोला है मैंने प्राणायाम कर, लेकिन तू नहीं करता। अरे ऐसे थोड़ी बनते हैं भजन सम्राट, उसके लिए रियाज करना पड़ता है। रुक, तो ऐसे नहीं मानेगा। विनोद माचिस दे। महाराज नहीं ऐसे चिल्लाने से तेरी आवाज खुलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं मालूम मुझे सर, कुछ नहीं। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। बिल्कुल सर। मेरे जीजाजी की गाड़ी मिली आपको? घर पे नहीं है क्या? तुम्हारे जीजाजी की गाड़ी भी थी? हाँ सर। मिश्रा, इनसे गाड़ी की डिटेल्स लो और आसपास के पुलिस स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम, पुलिस नाका जितने भी हैं सबको अलर्ट कर दो। गाड़ी किसी भी सूरत में शहर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सर कहां पे तू? हाँ, मिल मुझे। मैंने कहा ना मिल मुझे, दिल्ली के बाहर निकलना है मुझे, जल्दी मिल। यानी कि दोनों की हत्या का समय सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ही है, और हत्या किसी धारदार हथियार से हुई होना। हो ये हथियार वही तलवार है जो केशव महाराज के घर से दीवार पे से गायब है। सर, इस रिपोर्ट में एक सरप्राइजिंग बात यह है कि केशव महाराज के खून में काफी ज्यादा मात्रा में शराब पाई गई है। What? यानी कि कातिल को इस बात का आभास था कि केशव महाराज ने उस वक्त शराब पी हुई होगी, और जब उसने महाराज को मारा इसी आपाधापी में रुक्मणी पुजारी जाग गई, जिसकी वजह से वो भी मारी गई। सर 100% ये काम उन भाई बहन का ही है। ये महाराज अपने बेटे को टॉर्चर करता, गुस्से में बेटे ने माँ बाप दोनों को मारा। मिश्रा, अगर तुम्हारी बात मैं मान भी लूं तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आराध्या के पास क्या मोटिव हो सकता है इन सबके पीछे। सर हो सकता है कि ये भाई बहन आपस में काफी अटैच्ड हो। भाई अपनी बहन को छोड़ के जा नहीं सकता था, इसलिए अपने साथ ले गए। ये केशव महाराज के घर के आसपास कोई सीसीटीवी वगैरह मिले क्या? नहीं सर। एक काम करो, ये नौकरानी करुणा से एक बार दोबारा बात करो, शायद कोई नई बात सामने आए। जी सर। और वो गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर हमारी टीम्स को बता दिया है, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तलाश जारी रखो उसकी। जी सर। सर, ये केशव महाराज, रुक्मिणी, आदित्य और आराध्या पुजारी की कॉल रिकॉर्ड्स और फोन रिकॉर्ड्स। ताज्जुब की बात है, इन सभी के मोबाइल फोन सुबह 4:10 के आसपास अपने घर पर ही स्विच ऑफ हुए। सर सबके कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। सर सिर्फ आदित्य पुजारी के कॉल रिकॉर्ड्स में श्रेया खन्ना को काफी बार फोन किया गया और लंबी बातचीत हुई। मैंने फोन ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ। श्रेया खन्ना का फोन सर्वेलेंस पे डालो, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ उसको। राइट सर, हो सकता है कि ये आदित्य पुजारी के साथ कहीं छुपी हो। और सर एक और बात, सर केशव महाराज के कॉल रिकॉर्ड्स पे विनोद कश्यप का नंबर मिला है, मैंने उसे थाने बुलाया। साहब, मैं केशव महाराज जी का शागिर्द हूँ। साहब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि किसी ने इतनी बेरहमी से महाराज जी को और माता जी को मौत दे दी। विनोद, तुम इतने साल से केशव महाराज जी के साथ थे, जाहिर सी बात है कि तुम्हें पता होगा कि कौन लोग उनके दुश्मन थे या कौन लोग उनसे नाराज थे। अब क्या बताऊं साहब, थे तो वो मेरे गुरु, लेकिन असल में एक बहुत ही गिरे हुए और नीच किस्म के इंसान थे। मतलब? इसी वजह से उन्होंने हर गली नुक्कड़ पर दुश्मन बने हुए थे।
और एक बार मैंने भी उनसे नाराज होकर उनका काम छोड़ दिया था। महाराज जी, आपने मुझे 6 महीनों से पैसे नहीं दिए। घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। अंग्रेजी शराब है, चल एक गिलास लेके आ, तेरे को अंग्रेजी शराब पिलाता हूं, जा। महाराज जी, आप ये भजन की चुनरी उतारते ही अलग आदमी बन जाते हो। मुझे शराब नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तेरे गुरु से कोई पैसा मांगता है क्या? मैं जो तुझे इतना गाना सिखा रहा हूँ उसका क्या? अलग अलग जगह पे घुमाने ले जाता हूँ, बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में, खाना पीना अय्याशी। ये जन्म छोड़ दे, अगले जन्म में भी तू उसके पैसे चुका पाएगा क्या? महाराज जी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, घरवाली के भी खर्चे होते हैं। चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। तो एक काम कर, आज रात को तेरी घरवाली को मेरे पास छोड़ के चला जा। महाराज जी! अरे तेरे मोबाइल में उस तेरी घरवाली का फोटो होगा ना, दिखाना मुझे। महाराज जी! साहब, उनकी ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उनका काम छोड़ दिया। फिर एक बार उनका कॉल आया। बेटा विनोद, तू नाराज है क्या मुझसे? बाप और बेटे में कभी मनमुटाव होता है क्या? देख, तू मेरा बेटा है रे, और जीवन में 2 बातें ठान ले। एक, माँ बाप और गुरु का गुस्सा या आशीर्वाद होता है, और दूसरी बात, गुस्से और नशे में कहे गए शब्द ये जिंदा लाश की तरह होते हैं। उन्हें ऐसे दिल से कभी लगा के नहीं रखना चाहिए। हाँ तो ठीक है, कल से आ जा। साहब, मैं 3 सालों से इस लाइन में उनके साथ जुड़ा हुआ था। हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी, तो सब मुझे भी दूसरा कोई काम आता नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे माफी मांगी, मैं फिर से उनके साथ जुड़ गया। विनोद, तुम्हारी फोन की लोकेशन के मुताबिक जिस रात केशव महाराज के साथ ये वारदात हुई, उस शाम तुम उनके घर पर गए थे। हाँ साहब, मैं 8 बजे गया और 10 बजे निकल गया। इस दौरान तुमने कुछ भी ऐसा नोटिस किया जो रोज की तरह नॉर्मल नहीं था? साहब, उस दिन उनके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। हाँ विनोद, मेरा बेटा, आजा आजा आजा। आ गया तू शैतान को भगवान बनाने वाला। अब रहिए इसी के साथ। वैसे भी हम माँ बेटी घर छोड़कर जा रहे हैं। इस घर में तो कभी इज्जत मिली नहीं हमें, आज तो हद ही कर दिया आपने। आ जाओ, ये विनोद है ना, ये मेरी देखभाल करेगा। माँ, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। माता जी, लेकिन हुआ क्या है? सुनना चाहते हो अपने गुरु की सच्चाई? तो सुनो। इन्होंने अपने होने वाले बहुश्रिया का बलात्कार किया है। क्या? बड़े भगवान बने फिरते हैं, लेकिन असल में है कलयुग के शैतान। इसको रहना है रहो, इसको जाना है जाओ। माहौल ठीक नहीं था, फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। फिर महाराज जी के कहने पर मैंने जबरदस्ती 2 पैक लगाए और अपने घर चला गया। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएं। जी साहब। मिश्रा, विनोद के मुताबिक केशव महाराज ने सबके सामने इसकी बेइज्जती की थी, इसे पैसे भी नहीं दिए। विनोद के पास भी मोटिव हो सकता है केशव महाराज की हत्या करने का। सर वो तो है, लेकिन फिर भी ये रुक्मिणी पुजारी को क्यों मारा? सर मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग मोटिव अब भी आदित्य और आराध्या के पास। इस महाराज ने आदित्य के गर्लफ्रेंड का रेप किया था, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैडम, श्रेया का फोन ऑन हुआ है। उसका फोन अभी गुरुग्राम से दिल्ली ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। आदित्य कहाँ है? तुम पुलिस के पास भी तो आ सकती थी, इस तरह से छुपने की क्या जरूरत थी? सर, मुझे किसी पे विश्वास नहीं था। जब केशव महाराज जैसा आदमी ऐसा कर सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे मिलके माफी मांगना चाहती हूँ। आज शाम को आ जाओ। ड्रिंक्स? नो थैंक्स। यहाँ मेरी गोद में बैठा, आ जाओ। What? अच्छा, यहाँ मेरे पास, यहाँ पे। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया। आदित्य कहाँ है? सर, मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता। रेप के बाद मैंने उसे कांटेक्ट नहीं किया, और उसी समय मैंने उसका कांटेक्ट भी फोन से डिलीट कर दिया। सर, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में।
केशव महाराज का अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड और बहू श्रेया खन्ना का रेप एक सनसनीखेज खुलासा था और यह खबर जल्द ही पुलिस स्टेशन के परिसर से अखबार की सुर्खी बन गई। केशव महाराज, जिसे लोग ईश्वर का सेवक समझकर पूछते थे, अब उसकी छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका था। ऐसे में पुलिस की चुनौतियां कहीं से कम होती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहा था और हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मीडिया, पब्लिक और सीनियर्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। सर प्लेट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। 4 प्लेट में प्रॉपर रोटी सब्जी खाई गई थी और 1 में फ्रूट्स खाए गए। सर इससे साफ हो जाता है कि घर में सिर्फ घर वाले थे। पहले चारों ने खाना, उसके बाद फ्रूट्स खाए और फिर आदित्य आराध्या ने अपने माँ बाप का खून किया और फरार हो। मिश्रा, ये भी तो हो सकता है कि वो 5वां शख्स जो हमारी थ्योरी के मुताबिक कातिल है उस परिवार का जानने वाला हो। इनफैक्ट जिस दिन वो आया था उस दिन मंगलवार भी था। हो सकता है उस 5वें शख्स का व्रत हो उस दिन। परिवार वालों ने उसके लिए फल फ्रूट्स काटे हों जो उसने खाए भी। क्योंकि आदित्य और आराध्य ये भी हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। हो सकता है उस 5वें शख्स ने इन दोनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया हो और उसके बाद ये तीनों फिर फरार हो गए। सर हमारे सस्पेक्ट या कांटेक्ट में ऐसी बात कोई सामने नहीं आई जिसके मोबाइल का लोकेशन क्राइम स्पॉट के टाइम ऑफ मर्डर से मैच करता हो। साहब, उस दिन मेरे जाने तक किसी ने खाना नहीं खाया था। सब गुमसुम बैठे थे, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहा था। घर की चाबी किस किस के पास रहती है? सभी के पास। बाहर वाले के पास किसी? रुक्मिनी दीदी के भाई सुनील साहब के पास। मैंने एक बार उनको खुद से दरवाजा खोल के अंदर आते देखा था। ये रुक्मिणी मैडम के भाई साहब सुनील के अपने भांजा भांजी के साथ कैसे संबंध थे? महाराज जी तो भैया के साथ बहुत कड़क थे, लेकिन सुनील साहब अपने भांजे से बहुत प्यार करते थे। हाँ साहब, उस दिन एक बात बताना भूल गई थी। आराध्या दीदी पेट से थी। क्या आराध्या की शादी हो चुकी है? वो तो मुझे नहीं मालूम सर। घर पे कोई आता भी नहीं था और ये लोग आराध्या दीदी को किसी के सामने आने भी नहीं देते थे। जब तक ये पैदा नहीं हो जाता इसे दुनिया की नजरों से बचा के रखना है। चल अंदर। तुमने घर में किसी को ऐसी बात करते सुना कि क्यों आराध्या को वो लोग किसी के सामने नहीं आने देना चाहते? नहीं साहब। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी साहब। सर मुझे लगता है एक बार फिर से हमें सुनील से बात कर लेनी चाहिए। बुलाओ उसे। सर सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी दुकान और गोडाउन दोनों जगह चेक करो। सर ये खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। देख, ये तेरे लिए नहीं, इसके लिए। अच्छा। अरे आप सर सुनील अपने घर पे नहीं है। उसके बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि 3-4 दिन पहले वो अपनी गाड़ी लेके कहीं चला गया, वापस लौटा नहीं। सर मैं उसके गोडाउन जा रहा हूँ चेक करने के लिए। अरे क्या हुआ साहब? क्या कर रहा था? गाला को लाग लगा रहे थे साहब। क्या काम करता है? हाँ साहब। नाम क्या? अजिंक्य। मालिक का है? मालूम नहीं साहब। पक्का? चल देखो याद दिलाते हैं। मेरे को नहीं मालूम कुछ। ये याद दिलाने वाला धंधा है। इसके पढ़ते ही अच्छे अच्छों की याददाश्त ठीक हो जाती है। अब सीधी तरह से ये बता कि जब सुनील गाड़ी में भागा तो क्या उसके साथ आदित्य था? नहीं साहब, वो अकेले थे। अकेले थे? तो फिर वो भागा क्यों? मिश्रा, जरा याद दिलाओ उसे। एक बात याद आई।
वो बोल रहे थे कि केशव महाराज को मारने की सुपारी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। साला मेरा जीजा है ना, लोगों से पैसे लूट के अभी महात्मा बना है। मुझे नहीं लगता ये दुकान और गोडाउन वो मुझे देगा, और नहीं देगा ना तो तू गांव पे वापस। तो ये सब कुछ अपना हो सकता है अगर जीजा टपक जाए, और जीजी से मैं 2 मिनट में सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। मतलब वो मर जाएगा तो मुझे गांव नहीं जाना पड़ेगा? नहीं आएगा तू ना। वो मरेगा कैसे? कल उसकी सुपारी देता हूँ। मुझे इतना ही मालूम है सर, मुझे बाकी कुछ नहीं मालूम सर। सर अजिंक्य की बातों से लगता है कि ये पूरा कांड मामा और भांजे ने मिलकर किया है, और आराध्या भी उनके साथ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर का कनेक्शन आराध्या के प्रेगनेंसी के साथ हो? मैंने आस पड़ोस में बातचीत की है सर, किसी को आराध्या के बारे में नहीं मालूम कि वो उसी घर में रहती थी, ना ही उसकी शादी और ना ही उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। ये आराध्या, आदित्य और सुनील, इन तीनों को ढूंढने की मुहिम तेज करो। सुनील का फोन सर्विलांस पे डालो, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालो, पता करो क्या कोई मोटी ट्रांजैक्शन किसी सुपारी किलर के साथ हुई है क्या। राइट सर। मिश्रा, गाड़ी खुलवाओ। सर जिसे हम कल्प्रिट समझ रहे थे वो तो विक्टिम निकला। मिश्रा, गाड़ी के अंदर भी अच्छी तरह से चेक करो। जी सर। मिश्रा, वो आदमी कौन है? बात सुनो। हाँ साहब। तुम यहीं रहते हो? हाँ साहब। ये क्या है? गाड़ी का कवर है ये? तुम्हारे पास कहां से आया? ये गाड़ी खड़ी है साहब, उसी पे था, मैंने निकाला था, लेकिन दूसरे दिन किसी ने डाल के चला गया वापस। किसने डाला, देखा तुमने? नहीं साहब। मिश्रा, मुझे लगता है कातिल या कातिल का कोई आदमी गाड़ी पे नजर बनाए रखे हुए। आसपास देखो, कोई सीसीटीवी का सोर्स मिलता है क्या? क्या तो उसमें कुछ दिखाई दे? सर जगह काफी आइसोलेटेड है, सीसीटीवी कैमरा का मिलना मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, आसपास चेक करता हूँ। हाँ दामिनी। सर सुनील का पता चल गया, वो कहीं सोनीपत पे छिपा बैठा था। उसने अजिंक्य यादव को कॉल करने के लिए फोन किया, तो टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। सर साहब मैंने पहले ही बता दिया था आपको, दिया था मैंने किसी को नहीं मारा है। तो हम कब कह रहे हैं तूने किसी को मारा है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि तूने अपने जीजा को सुपारी देकर मरवाया। अरे क्या कह रहे हो साहब, किसी को नहीं मरवाया मैंने। किसने बताया आपको? तेरे ही आदमी ने, अजिंक्य ने। अरे वो उसके सामने में नशे की हालत में कुछ पक गया होगा, वही आके आपको बता दिया। तो फिर भागा क्यों था? और क्या करता साहब, आपने फाइल दिखाई, उसमें डेट था, कैंसिलेशन का, तो आपका शक तो कुछ जाने वाला था ना। झूठ बोलता है तू। दरअसल बात यह है कि तू अपने जीजा से नाराज था, क्योंकि वो अपनी दुकान और गोदाम तुझे बेचना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए तूने उन्हें मारने की सुपारी दी, मरवा दिया उन्हें। ये बता के आराध्या कहाँ है? कहाँ छुपा रखा उसे? और उसकी प्रेगनेंसी का चक्कर क्या है? बोल। आराध्या प्रेग्नेंट? माँ के सब कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मिश्रा, इसकी तब तक तोड़ाई करो जब तक ये सच ना बोले। सर आदित्य पुजारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी दिन सुबह 3 और 5 के बीच हुई थी। यानी कि ठीक उसी समय जब केशव महाराज और रुक्मणी पुजारी का कत्ल हुआ। और उस मर्डर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर आ गई, ये रही। मर्डर वेपन पे केशव महाराज, आदित्य और रुक्मणी पुजारी, इन तीनों के ब्लड स्टेन्स मिले, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी का भी नहीं। राइट सर।
दवाइयाँ नहीं खानी मुझे। तुम्हें खानी पड़ेगी। नहीं खानी मुझे दवाई। ये तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चे के लिए है। नहीं खानी मुझे दवाई। खानी पड़ेगी तुम्हें। नहीं खाना मुझे। सर मैंने सुनील के बैंक डिटेल्स चेक किए हैं सर, वो क्लीन है। मैंने बहुत सारे सुपारी एजेंट से बात की है, वो किसी के टच में नहीं था। गाड़ी हमें जहाँ खड़ी मिली थी वहाँ के सीसीटीवी सोर्स का क्या हुआ? सर वहाँ तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, लेकिन उस लोकेशन से करीब 900 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर एक्चुअली वो एक घर में लगा हुआ है और घर का मालिक शिरडी गया है, 2 दिन बाद आएगा। जैसे ही आ जाए पता करो। मुजरिम अपनी जुर्म की हुई जगह पे बार बार विजिट करता है, ये जानने के लिए कि कहीं उसके जुर्म के बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला। नेक्स्ट टाइम वो जब भी स्पॉट पे आएगा कैमरा में कैद हो जाएगा, फिर उसके मोबाइल की डिटेल से सब क्लियर हो जाएगा। सर मुझे आराध्या पर पूरा शक लगता है सर, कहीं उसकी मिस्टीरियस प्रेगनेंसी बाकी लोगों की मौत का कारण तो नहीं बनी। मुझे लगता है हमें इस केस को रिविजिट करना चाहिए। मिश्रा, इस केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट कौन कौन से हैं? सर महाराज का चेला विनोद, उसका साला सुनील जो फिलहाल लॉकअप में है, सुनील के यहाँ पे जो काम करता है अजिंक्य, आदित्य की गर्लफ्रेंड श्रेया, महाराज की बेटी आराध्या। इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स सब चेक करवाओ। इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको क्रॉस वेरीफाई करो। जितने सस्पेक्ट जेल से बाहर आए हैं सब पे नजर रखो। सर, पुलिस सभी संदिग्धों पर कड़ी नजर रख रही थी, लेकिन ना तो कोई ऐसी गलती कर रहा था जिससे पुलिस का शक गहराता और ना ही कोई नया क्लू या सबूत सामने आ रहा था, सिवाय उस सीसीटीवी कैमरा के जो केशव महाराज की बरामद हुई गाड़ी और उसमें मिली उनके बेटे आदित्य पुजारी की लाश की लोकेशन से 900 मीटर दूर उसी सड़क पर था। ये यहां क्या कर रहा है? मिश्रा, उठा के लाओ। सर आराध्या, मुझे ये सब करके कितना बुरा लगा मुझे ही पता है। अब जो हुआ सो हुआ, एक नई शुरुआत करो। अपना नहीं, कम से कम बच्चे का तो सोचो। मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। मैंने अपने बाप केशव महाराज को मारा है। क्यों मारा है? वो आदमी राक्षस था, आपसी था, खुद को भगवान बोलता था। अपनी हवस की आग में उसने अपनी बेटी का रेप कर दिया। उस रेप के कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने बच्चा गिराने की बात की। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? किसी ने भी अगर ये बच्चा गिराने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अरे जब आराध्या और आदित्य पैदा हो गए थे तो मैं क्या था? मामूली आदमी, कुछ नहीं था मैं। लेकिन आज आराध्या के पेट में मेरा केशव महाराज का दिव्यांश पल रहा है। सिंह, मेरा वो तलवार लेके आओ। तब तक तुम ये ग्लव्स पहनो। इस तलवार को पकड़ो और चला के दिखाओ कैसे तुमने अपने माँ बाप का कत्ल किया। केशव महाराज ने तुम्हारा रेप किया, सच है। केशव महाराज की वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई, यह भी सच है। तुमने अपने माँ बाप को मारा, यह सच नहीं है। क्योंकि यह तलवार जो मर्डर वेपन है उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं ही नहीं, उस पर विनोद के फिंगरप्रिंट्स हैं। हाँ तो विनोद, अब तुम बताओ। वैसे भी हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, जैसे कि तुम केशव महाराज की गाड़ी के पास रोज चक्कर लगाते थे। उनके घर से चुराए हुए पैसे तुमने अपने बैंक में मसलन कैश में जमा कराए थे। अब तुम बताओगे कि या आगे की कहानी भी मैं ही बताऊं? सब
मैंने मारा महाराज जी को। फिर मैं महाराज जी के घर गया और आराध्या को लेकर अपने घर चला गया। तुमने पहले अपने बयान में बताया था कि महाराज ने तुम्हें पहले भी बेइज्जत किया था, लेकिन केशव महाराज को मारने का ख्याल तुम्हारे मन में अब क्यों आया? उस दिन जब मैं महाराज जी के घर गया तब मुझे पता चला कि महाराज ने श्रेया का रेप किया है, और उसी सुबह मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि महाराज जी ने उसका भी रेप किया है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट थी। जब महाराज ने विनोद को पैसे नहीं दिए तब मैं विनोद को बिना बताए महाराज से पैसे मांगने चली गई। गिन लो अच्छी तरह से गिन लो। हाँ? महाराज जी क्या कर रहे हो? क्यों और चाहिए पैसे? टेंशन ये ले सारे के सारे तेरे हैं और कुछ नहीं होगा। देख मैं हूँ महाराज हूँ ना, मैं केशव महाराज हूँ। महाराज जी ये आप क्या कर रहे हो? महाराज जी कोई नहीं। महाराज जी आप तो तुम्हें अभी बुलाया मैंने। दुनिया भले ही मुझे खलनायक समझे साहब, लेकिन जब ये महाराज की सच्चाई जानेगी ना तब मुझे ही सच्चा नायक समझेगी। नायक वही होता है जो कानून के दायरे में रहकर लड़कर और लड़ाई जीतता है, लड़ाई लड़ता है। तुम्हारी इसी नादानी की वजह से तुमने दो परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, एक केशव महाराज के परिवार की जिंदगी और एक अपने परिवार की। अब भुगतो जिंदगी भर। अगर केशव महाराज के खिलाफ विनोद या उसकी पत्नी शिप्रा या उसकी बेटी आराध्या ने कंप्लेंट लिखवाई होती तो केशव महाराज पर कार्रवाई होती, उसे सजा होती और विनोद को बदले की भावना में उसका मर्डर भी नहीं करना पड़ता। केशव महाराज के दुष्कर्म उसके आसपास मौजूद हर इंसान के लिए सबसे बड़ी दस्तक थे, लेकिन या तो उससे डरकर या फिर समाज के डर से सबने उस पर पर्दा डाल दिया। जुर्म के खिलाफ सतर्क रहना, चुप रहने की बजाय कानून के दायरे में रहते हुए जुर्म के खिलाफ एक्शन लेना समझदारी भी है और समझदार नागरिक का कर्तव्य भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।